अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना डायनामिक्स का चैप्टर जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं उसके अगले टॉपिक जो फ्रिक्शन के हमारी कुछ कंसेप्ट रहते थे उसको कवर करेंगे। उसके बाद हम अगली डेफिनेशंस की तरफ जाएंगे। चलें देख लेते हैं हमारे फ्रिक्शन के कौन से टॉपिक रह गए थे। उनमें हमारा फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रह गया था। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें बताता है कि वो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन यानी वो सबसे ज़्यादा फोर्स जो हमें फेस करनी पड़ती है फ्रिक्शन की, उसको हम फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं और उसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पर। जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हमेशा किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन पर। और जो नॉर्मल रिएक्शन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे कैपिटल आर के साथ। नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर के साथ और फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन रिप्रेजेंट होता है एफ एस के साथ। बिटवीन द टू सर्फेसिज इन कॉन्टैक्ट, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि ये प्रेसिंग फोर्स होती है जब ये दो ऑब्जेक्ट के दरमियान आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक पाँव रख रहे हो ना, अपना फुट अपना पाँव अगर आप फर्श पे रख रहे हो, ज़मीन पे रख रहे हो, यानी आपके पाँव और आपके फर्श के दरमियान जो प्रेसिंग फोर्स होगी वो नॉर्मल रिएक्शन आर से रिप्रेजेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। कहता है रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर। ये जो हमारे पास एफ एस है और ये जो हमारे पास आर है, इनके दरमियान क्या रेशियो है, किस रेशियो से ये फोर्स आगे कंटिन्यू हो रही है, इसको हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कह देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं माइक्रो के साथ। किसके साथ रिप्रेजेंट करते होते हैं हम इसको? माइक्रो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और माइक्रो का साइन आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ये साइन होता है। ठीक है। और माइक्रो कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा जी? एफ एस ओवर आर, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन आर। अगर हमने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला बनाना तो वो बन जाएगा जी माइक्रो आर, ये आर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता है जी आर, नॉर्मल रिएक्शन हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान होगा, हमेशा दो बॉडीज के दरमियान होगा, दो चीज़ों के दरमियान होगा। मैस, एक तो मैस होगा और दूसरा वो फोर्स जो उस मैस पर लग रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ज़मीन है ना तो ज़मीन ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। और मैस, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आपका फुट है, आपका पाँव है, और अगर आप उसको फर्श पे अप्लाई कर रहे हो, ज़मीन पे अप्लाई कर रहे हो, तो इन दोनों के दरमियान जो अपना प्रेसिंग फोर्स होगी वो आपका जो पाँव है उसका कुछ मैस भी होगा और उस मैस को ग्रेविटी भी अपनी तरफ खींच रही होगी। तो लिहाजा जो नॉर्मल रिएक्शन आर है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम जी के इक्वल हो जाएगा। तो हम ये आर की कीमत यहाँ पुट कर देंगे तो एफ एस आपका किसके इक्वल आ जाएगा? माइक्रो एम जी। अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू ये डेफिनेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और इसका फॉर्मूला एमसीक्यूज में आ सकता है कि जी कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है, इन्वर्स रिलेशन किसके साथ है, नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई होंगी। अब हम आते हैं जी अपनी बुक की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे जी वो कौन से मेथड्स हैं जिससे आप जो है ना फ्रिक्शन को कम कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। उसमें हमारे पास जो पहला मेथड आ जाता है, कहता है जी मेकिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस स्मूथ। स्लाइडिंग सर्फेस मीन के जो स्लाइड वाली सर्फेसिस होती हैं आपने उनको स्मूथ बनाना है ताकि वहाँ पे कम से कम जो है ना ऑब्जेक्ट स्लिप हो। सेकंड पॉइंट में कहता है मेकिंग द फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट एज अ स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन शेप लाइक फिश शेप। आपने रेसिंग कार्स देखी होंगी, आपने एरोप्लेन्स देखे होंगे। आपने एक चीज़ को कभी नोटिस की है कि जितनी भी रेसिंग कार्स हैं, जितने भी एरोप्लेन्स हैं, वो आगे से फिश शेप की तरह थोड़े नुकीले होते हैं। ऐसा क्यों होता है? कभी सोचा? फिश शेप टाइप होते हैं ना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एयर होती है ना वो सामने से लगती है और वो रेजिस्टेंस लगाती है, वो फ्रिक्शन लगाती है। उसको कम करने के लिए हम जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना उनको स्ट्रीमलाइन शेप बना देते हैं। कहते हैं देखो, स्ट्रीमलाइन शेप बना देना है सच एज कार, एरोप्लेन्स, जैसा कि गाड़ियाँ, कार और जहाज वगैरह। दिस causes a smooth flow of air and thus minimize the air resistance at high speed। अगर ये ऐसा ना हो तो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्ट को आगे से हवा को फेस करना पड़े
और ये उसके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है, उसकी स्पीड में फ़र्क हो सकता है और उसको कुछ इंजरीज भी फेस करनी पड़ सकती हैं जो पर्सन उसको रन कर रहे हैं। इसके एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि अगर बहुत तेज़ हवा चल रही है, अगर आप उस हवा की डायरेक्शन पे जाना चाह रहे हैं, जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, तो आपकी बॉडी को काफ़ी दबाव फील होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को थोड़ा रोल करते हो, थोड़ा समेटते हो, तो हवाओं का जो प्रेशर दबाव है वो काफ़ी कम हो जाता है। और कभी आपने स्विमर को देखा है कि जब वो स्विम करने की कोशिश करता है तो अपने हाथों को आगे थोड़ा नुकीला टाइप बना लेता है, पानी को फिर पीछे करता है, यानी वो जो उसको वहाँ पे जो फोर्स फेस करना पड़ रही होती है वो उसको कम करने की कोशिश कर रहा होता है। अगर आप देखें, देखिए कह रहे हैं स्मूथ एयर फ्लो एट हाई स्पीड रिड्यूस एयर रेजिस्टेंस। देखें यहाँ पे अगर आपका ध्यान यहाँ पे जाए, देखें वो हवा जो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे आती है, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको यहाँ पे कर्सर दिखाई दे रहा है कि यहाँ से थोड़ी वो क्या है जी, स्मूथ है, अगर यहाँ पर थोड़ी फिश शेप है, अगर वो ऐसा ना होता तो जो हवा डायरेक्ट सामने से आती है वो इस गाड़ी को बहुत तेज़ी के साथ जो है ना फोर्स लगाती और ये डैमेज हो सकती थी। क्या होता है, हवा जो तेज़ी से आती है यहाँ पे टकराने के बाद यूं ऊपर की जानब चले जाती है, जिससे इसको कम एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। अगर आप इस ट्रेन की बात करें, देखिए आगे से स्ट्रीमलाइन है ना, फिश शेप है ना, तो इससे इसको काफ़ी कम एयर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है और इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेसिस, जितनी भी हमारे पास स्लाइडिंग सर्फेसिस है ना उनको लुब्रिकेट कर दो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जेक्ट को वहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। बात समझ रहे हैं ना आप? अच्छा, अगर आप एक फर्श है उसके ऊपर बहुत तेज़ी के साथ आप भाग रहे हैं, लेकिन अगर वही फर्श गीला है तो क्या हो जाएगा, आप उसके ऊपर तेज़ी से भाग नहीं पाएंगे, आप स्लिप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। एक गाड़ी है रोड पे जा रही है, अगर गाड़ी पर पानी अगर रोड पर पानी मौजूद है, बारिश हुई है, तो क्या होगा, जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो गाड़ी स्लिप होगी। लेकिन अगर वो रोड खुश्क है तो जब वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो गाड़ी फ़ौरन से रुक जाएगी। इसलिए कहते हैं जितनी भी स्लाइडिंग सर्फेसिस होती हैं उनको लुब्रिकेट लाजमी करें, लुब्रिकेटिंग द स्लाइडिंग सर्फेस। फोर्थ वाले पॉइंट में कहता है जी हमारे पास यूजिंग द बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग बिकॉज द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोल करता हुआ ऑब्जेक्ट, कहता है हमेशा रोलर बेरिंग्स इस्तेमाल करें, क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो हमेशा कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करती है बनिस्बत स्लाइडिंग फ्रिक्शन के। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यानी इसमें हम सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन को देखेंगे। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन में कहता है ऑब्जेक्ट का मोशन सर्कुलर पाथ के अंदर सर्कुलर मोशन कहलाता है। याद हो हमने टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी थी, उसमें हमने सर्कुलर मोशन को डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे वो सर्कुलर मोशन को हमें दोबारा इसीलिए याद करवा रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक फोर्स पढ़नी है, उसका नाम है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। इस फोर्स का सर्कुलर मोशन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। अब सर्कुलर मोशन की नेचुरल एग्जांपल हमने क्या देखी थी, सर्कुलर मोशन की नेचुरल एग्जांपल क्या थी, हमारी ज़मीन जो अपने एक्सिस में रोटेट कर रही है। अगर आप एक स्टोन ले लेते हैं ना, स्टोन को उस रस्सी के साथ बांधते हुए, उस रस्सी को अपनी फर्स्ट फिंगर के साथ बांधते हुए आप एक सर्कल में रोटेट करवाते हैं, तो वो जो स्टोन डोरी के साथ बंधा हुआ सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, वो सर्कुलर मोशन की एग्जांपल को वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है। कहता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देती है। आसान से अल्फाज में इसका कंसेप्ट ये, सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ फोर्स दैट कीप्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, जो बॉडी को सर्कल में घूमने पर मजबूर कर देती है। देखिए ना, अगर ये स्टोन इस सर्कल में घूम रहा है ना, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से घूम रहा है। अगर रस्सी टूट जाए, अगर रस्सी आपकी डोरी आपकी उंगली से टूट जाए, देखो टूट गई ना, तो क्या होगा, वो स्टोन सर्कल से बाहर चला जाएगा, तो वो रोटेट नहीं करेगा, यानी उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स उस पॉइंट पे नहीं मिल रही। देखिए
A string provides a necessary centripetal force. ये डोरी स्टोन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन जब डोरी ही टूट गई तो द स्ट्रिंग इज अनेबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इस काबिल नहीं होगी कि स्टोन को एक सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई सेंट्रीपिटल फोर्स दे दे। तो इस बात से हमें ये पता चला कि अगर ऑब्जेक्ट ने सर्कल में मूव करना है तो सर्कल में मूव उसको सिर्फ एक ही फोर्स करवाती है और वो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर नेचुरली एग्जांपल देखें तो हमारी ज़मीन है, हमारा चांद है, ये क्या है, ये नेचुरल सेंट्रीपिटल फोर्स इनको प्रोवाइड। अच्छा देखो, अब बहुत ही आसान सा कंसेप्ट क्लियर होता है। अगर चांद हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है ना, तो वो सिर्फ इस वजह से घूम रहा है कि हमारी ज़मीन उसे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। और ज़मीन कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है? इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चांद हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है। उम्मीद है सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। कहते हैं द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। देखिए वही बात आ गई कि जो चांद है वो रिवॉल्व कर रहा है ज़मीन के इर्द गिर्द। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से ये ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है। इज इट क्लियर? लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। भी एक बॉडी है, उसका मास m है, वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है एक सर्कल में, और उस सर्कल का रेडियस r है। तो जो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ac प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पर, जो AC वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि आपको पता है एक ऑब्जेक्ट में अगर फोर्स अप्लाई की जाती है, जिस डायरेक्शन में फोर्स जा रही होती है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है। हाँ, एक्सेलरेशन डिक्रीज इंक्रीज हो सकता है, रिटार्डेशन डिक्लेरेशन हो सकती है। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के स्केयर के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस के। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट आपको एमसीक्यूज बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। कौन सा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज बता रहा हूँ कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वेलोसिटी के स्केयर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस के। तो ये बात आप लोगों ने बेटा कभी नहीं भूलनी, ये अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, याद हो, देखो मैंने बोला ना कि फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रही है एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कि ये जो एक्सेलरेशन होता है ये डायरेक्टली, ये मैं दोबारा इसको लिख देता हूँ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता था? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था नेट फोर्स के। और यही एक्सेलरेशन हमने पढ़ा था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता था? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था उसके मैस के। और जब हम इन दोनों को मिला देते थे तो हमारे पास क्या बन जाता था? एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमारे पास आ जाता था बेटा नेट फोर्स, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाता था मास के। और जब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन खत्म करते थे तो एक्सेलरेशन हमारे पास किसके इक्वल आ जाता था? कांस्टेंट के। कांस्टेंट को हम रिप्रेजेंट करते होते थे k के साथ, तो k इज इक्वल टू हमारे पास बेटा क्या बन जाता था? F/m। तो आपको पता है ना ऐसा यूनिट में ये जो कांस्टेंट k है उसकी वैल्यू बेटा क्या होती है? 1 होती है। तो अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। और अगर बेटा हम सिंपल नेट फोर्स का फॉर्मूला फाइंड करना चाहें तो वो हमारे पास कैसे बनेगा? ये जो m यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इधर एक्सेलरेशन के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देन हम नेट फोर्स का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। वो क्या है जी? F इज इक्वल टू ma। इज इट क्लियर? ये था जी हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जो हमें बताता था कि हमारे पास जो फोर्स है वो किसके इक्वल हो जाएगी? ma के। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। जब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा ना, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को Fc से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वो किसके इक्वल हो जाएगा? ma के। m तो मैस तो सेम होगा ना, हम जिस साइड मर्जी बात करें मैस तो मैस ही होता है ना, वो चेंज नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया AC के साथ। अब इसी तरीके से हमारे पास जी सेंट्रीपिटल अच्छा, अब ये AC किसके इक्वल है? जो हमने ऊपर अभी पढ़ा बेटा, किसके इक्वल है?
वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। रेडियस किसका, सर्कल का। तो इस एक्सप्रेशन का ये फॉर्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे, एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो फिर बात वही आ गई अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू और अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ये एमसीक्यूज के लिहाज से, न्यूमेरिकल के लिहाज से ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, सेंट्रीपिटल फोर्स का पूछा जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है जी, मास के साथ, वेलोसिटी के स्केयर के साथ, इनवर्स रिलेशन किसके साथ है, रेडियस के साथ। अच्छा, इसका एमसीक्यू इस तरीके से भी वो बना सकते हैं। अब आपने ऑप्शंस पे ध्यान देना है, ये हमने एक आई थिंक सो समर वेकेशन होमवर्क में भी ये किया था, या मैंने आपको ये टेस्ट में दिया था। क्या था, ऐसे आपका बनेगा ऑप्शंस कि सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, ऑप्शन ए बन जाएगा जी मास, ऑप्शन बी बन जाएगा वेलोसिटी स्क्वायर, ऑप्शन सी बन जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बन जाएगा नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, बिल्कुल इसका आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। इस तरीके से वो बातों को घुमा फिरा के ना आपसे एमसीक्यूज पूछेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है। कहता कंसीडर कर लें एक स्टोन को जिसको हम 3.28 डायग्राम में देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको पता है ना अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये तो आपको लाजमी याद हो गया होगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है, बट वो रिएक्शन ऑपोजिट होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हकीकत में सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट रिएक्शन आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का ऑपोजिट रिएक्शन है। कंसीडर कर लें एक स्टोन है, टाइड है, डोरी के साथ एक सर्कल में रोटेट कर रहा है, जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स हो रही है उस पर, स्टोन पर, वो स्ट्रिंग दे रहा है उसको, जो उसको सर्कल में मूव करवा रहा है। लेकिन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, क्या होता है, रिएक्शन, सेंट्रीपिटल फोर्स हो रहा है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है, ऑपोजिट रिएक्शन दे रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है जी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन देयर एग्जिस्ट अ रिएक्शन टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स। इस सेंट्रीपिटल फोर्स के पास एक रिएक्शन होगा, सेंट्रीपिटल रिएक्शन दैट पुल्स द स्ट्रिंग आउटवर्ड्स इज समटाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाजुकात सेंट्रीपिटल रिएक्शन, एक्शन का रिएक्शन, आप एक्शन कर रहे हो, घुमा रहे हो, उसका रिएक्शन, रिएक्शन में क्या था, दैट पुल द स्ट्रिंग आउटवर्ड, जो डोरी को बाहर की जानब रखे हुए, इज समटाइम कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह देंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक्शन और उसका रिएक्शन बाजुकात, हम उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह देंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी 3.8, अ स्टोन ऑफ मास 100 ग्राम इज अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग। एक स्टोन है, उसका मास 100 ग्राम है, एक डोरी के साथ 1 मीटर लंबी डोरी है उसके साथ बंधा हुआ है, और उस सर्कल में आप रोटेट करा रहे हो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ एक स्टोन। चलें डायग्राम ड्रा करते हैं, अगर बन जाए तो। हमारे पास एक जी सर्कल है बेटे, और उस सर्कल में एक पर्सन खड़ा हुआ है। वो पर्सन क्या कर रहा है जी, वो पर्सन एक डोरी को अपने हाथ में लिए और उस डोरी के साथ एक स्टोन बंधा हुआ है। उस स्टोन का मास 100 ग्राम है और ये डोरी 1 मीटर लंबी है। वो इसको सर्कल में रोटेट करवा रहा है और उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है। बताएं इस डोरी में कितना टेंशन क्रिएट हो गया होगा। तो मास बेटे हमारे पास 100 ग्राम है, ग्राम को हमने लाजमी कन्वर्ट करना होता है प्रॉब्लम्स में, किस में कन्वर्ट करना होता है, किलोग्राम में। तो ये हमारे पास किलोग्राम में कन्वर्ट करने के बाद क्या आ गया, 0.1 किलोग्राम, और इसकी स्पीड कितनी है जी, 5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम जो डोरी कितनी लंबी है उसका डिस्टेंस, रेडियस बात करें, हम सर्कल आ गया ना, तो हम उसको आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो 1 मीटर के। टेंशन फोर्स की वजह से क्रिएट होता है, तो टी इज इक्वल टू एफ सी, वो हमने मालूम करना है। एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो हमारे पास टेंशन कितनी आ गई जी, 2.5 न्यूटन। अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये जो हमारे पास 2.5 न्यूटन आया है, ये इसका आंसर आ गया। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये जो हमारे पास एग्जांपल है, ये लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है, लेकिन शॉर्ट में आने के चांसेस इसके बहुत कम है, ज़्यादातर ये लॉन्ग में आएगी।
अब इसमें हमने फार्मूलाज पढ़े। अच्छा, ये एमसीक्यूज के लिहाज से मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आपने अच्छे से देख लेने। सेंट्रीपिटल फोर्स में हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की। ये भी बातें आपने अच्छे से याद रखनी है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में हमने न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात की, और इसके अपना जब हमने बात की सेंट्रीपिटल फोर्स की, तो उसमें हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात की। होप सो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आपने बेटा अच्छे से मेमोराइज करना है, रिटन प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह हाफिज़।